हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैट्राइसेस चैप्टर, अपने मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर डेट इज मैट्राइसेस। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज डेट इज एक्सरसाइज 2.5। हम लोग अभी तक 2.4 खत्म कर चुके हैं। देखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर बहुत ही लंबा है, तो अभी और बहुत सारे एक्सरसाइजेस आने बाकी हैं। पर आज के इस वीडियो में तुम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब तुम लोग बोलोगे मैं इतना सारा स्टार बनाने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से ज़रूर आता है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इस एक्सरसाइज में आधे जो क्वेश्चंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, बाकी के जो आधे क्वेश्चन है दूसरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पर फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चों को जनरली हार्ड लगता है, मतलब बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को स्किप कर देते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की, जितना आसानी से हो सकता है, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए ना ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता क्या, पहले उस चीज़ को समझो। तुम लोगों को पता है यार ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बदलना। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी अच्छे से पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं, मैंने सही लिखा है कि गलत नहीं पता, फिर भी एक बार देख लो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना। मतलब हम लोग कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं मैट्राइसेस को। किसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मैट्राइसेस को। जैसे मान लो तुमको एक मैट्रिक्स मैंने उठा के दे दिया ऐसे 1 2 3 4, और मैंने बोला यार इसमें कुछ बदल के दिखाओ। तो क्या इसमें कुछ बदला जा सकता है? हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली जा सकती हैं, जिन्हें बदलने का राइट, जिन्हें बदलने का अधिकार हमारे पास है। तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग बदल सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को रूल्स बताना चालू करता हूँ कि कौन कौन से रूल्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे रूल्स मैंने लिख दिया है, कौन कौन से रूल है देखो। सबसे पहला रूल, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मान लो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि यार ये जो होता है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, कॉलम्स बोला जाता है। आई थिंक सो तुम्हें ये बातें ऑलरेडी क्या होंगी, पता होंगी। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, हम लोग किसी भी टू रो यानी कोई भी दो ऐसा रो होगा उसको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, ये पहला वाला रो मैं नीचे लेके आ गया और नीचे वाला रो ऊपर लेके चला गया, ऐसे इंटरचेंज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं दो रो को इंटरचेंज करना। ऐसे दो कॉलम है उनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है। समझ में आया? किसी भी दो रो को एक दूसरे की जगह में इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई कि वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स विथ ईच अदर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखाए। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो, एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4, ऐसा एक मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा रो है, कौन कौन सा कॉलम है, पहले वो समझने की कोशिश कर लो, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रो होते हैं, मतलब कि ये एक रो है और ये एक रो है। देखो ये रो है और ये रो है, दो रो है। कॉलम कितने, कॉलम भी दो हैं। ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये कॉलम है और एक है कॉलम। ये एक दो रो, ये एक दो कॉलम है। अगर मैं रो को नाम देना चाहूँ, कॉलम्स को नाम देना चाहूँ, तो रो को क्या नाम दे दूंगा, R1 R2। अगर मैं कॉलम्स को नाम देना चाहूँ तो क्या दे दूंगा, C1 C2। मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ ना। जो रो है उनको R1 R2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जो कॉलम्स है उनको C1 C2 ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आया तुम लोगों को? तो देखो करना क्या है मालूम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया R1, फिर बीच में एक डबल एरो बना के लिखा R2। R1 डबल एरो के बाद R2। इसका मतलब क्या होता है कि यार जो R1 मैट्रिक्स के अंदर जो R1 है, जो रो 1 है, उसको इंटरचेंज कर दो R2 के साथ। मतलब कि ये R1 है, R2 है, तो R1 को R2 की जगह पे लेके चले जाओ, R2 को R1 की जगह पे लेके आ जाओ। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं R1 और R2 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो देखो ना आंसर में मैंने क्या किया, ये R1 था अपना, ये देखो ये पूरा R1 था, है ना, और ये पूरा क्या था, R2 था। तो R1 को नीचे कर दिया, R2 को ऊपर कर दिया। देखो 3 4 ऊपर आ गया, 3 4 R2 ये ऊपर आ गया
और वो जो 1 2 था R1 वो नीचे चला गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरचेंज करना। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी हार्ड चीज़ है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। बहुत आसान था, जो तुम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब चलो बाजू में भी एक एग्जांपल मैंने दिया, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया C1 को इंटरचेंज कर दो C2 के साथ। डबल एरो का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज। तो C1 को इंटरचेंज कर दो C2 के साथ। अब उसमें C1 C2 किधर है? देखो ये एक कॉलम है, अरे रे रे, चलो ठीक है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये C1 ये C2 पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो मैंने क्या बोला? C1 C2 को इंटरचेंज कर दो। तो देखो क्या हुआ, 1 3 इधर पे था, उसको उधर भेज देंगे, 2 4 उधर पे, उसको इधर लेके आ जाएंगे। देखो 1 3 उधर चला गया, 2 4 इधर आ गया, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी दो रो को एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है। अब तुम लोगों का सवाल, यार करेंगे क्यों? करके फ़ायदा क्या मिलेगा अपने को? तो देखो करके क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए रूल है, ऐसा किया जा सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, अपने रूल नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वी कैन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट 2 रोज और कॉलम्स विथ ईच अदर। हम लोग किसी भी दो रो को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, किसी भी दो रो को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे से माइनस कर सकते हैं, किसी भी दो कॉलम के एक दूसरे से माइनस कर सकते हैं, मिला जुला के किसी भी दो रो को एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ, हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही हो। यहाँ पर देखो, ये एक मैंने मैट्रिक्स बना दिया है 1 2 3 4। पहले ना इसमें तुम लोग को क्लैरिटी ले लेते कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। देखो ये रो है और ये एक रो है ना, ये कॉलम है और ये क्या है? कॉलम में। मेरे ख्याल से इतना तो हमें पता है ऑलरेडी। ये पहला रो है तो इसको R1 बोलूँगा, ये दूसरा रो है तो इसको R2 बोलूँगा। ये पहला कॉलम में C1, ये दूसरा कॉलम में C2। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने यहाँ पर लिखा यार R1 को प्लस कर दो R2 में, R1 को प्लस कर दो R2, मतलब रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दो। समझ में आया? ऐसा किया जा सकता है, पर सवाल ये उठता है यार रो 1 और रो 2 को ऐड तो कर दूंगा। देखो रो 1 किधर है? देखो ये रहा रो 1, ये पूरा रो 1 है, ये रो 2, ये पूरा रो 2 है, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 3 में ऐड हो जाएगा, 1 + 3, देखो ये 1 है ये 3 है, दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है ये 4 है ना, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 6। तो रो 1 और रो 2 को ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 4 और 6। पर सवाल एक और उठता है, यार इस 4 और 6 को ऐड तो कर दिया मैंने, इन दोनों को लिखेंगे किधर? 4 और 6 ऊपर वाली लाइन में रो 1 की जगह पे लिखूंगा कि रो 2 की जगह पे लिखूंगा कि दोनों के बीच में लिखूंगा? कहाँ लिखूंगा? तो देखो यहाँ पर एरो यहाँ पे मैंने दिखाया है R1 और फिर मैंने एरो बना के R1 + R2 लिखा है। इसका मतलब क्या कि R1 + R2 तो करो और जो आंसर आ रहा है उसको कहाँ पर लिख दो? R1 की जगह पे। R1 मतलब फर्स्ट रो में लिख दो। इसका मतलब क्या? देखो ऐड करने पे आंसर कितना आया? 4 आया और 6 आया ना, तो कहाँ पर लिखा जाएगा? R1 की जगह पे। R1 की जगह कौन सा था? फर्स्ट रो, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6। जहाँ पर R1 था वहीं पे ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा। और R2 में तो कुछ करने के लिए लिखा ही नहीं। यहाँ पर R2 में देखो R1 R2 को ऐड करके R1 की जगह पे लिख दिया यहाँ पर R1 की जगह पे। और वो जो पहले का नंबर था वो क्या हो गया? उसको छोड़ दो, फालतू है, चल खत्म हो गया। लेकिन ये जो दूसरा रो है खाली रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे जो था वही आएगा। 3 4 था तो ये आ जाएगा 3 और 4। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैंने क्या बोला? देखो हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तुम्हें हो, पर टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा, सब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। समझ में आया? R1 और R2 को ऐड करना था, प्लस करना था और लिखना था कहाँ पे? R1 की जगह पे। तो प्लस किया R1 में डाल दिया, प्लस किया R1 में डाल दिया। R2 में कुछ नहीं करना था ना, तो एज इट इज़ जो था वो का वो कॉपी पेस्ट कर दिया। इधर आओ ज़रा, इधर करते क्या लिखा है? C2 - C1 करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? C2 - C1। पहले मुझे बताओ, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है ना, ये कौन सा कॉलम है? C1। ये कौन सा कॉलम है? C2। समझ में आया? तो क्या करना है? C2 - C1, C2 - C1 तो करते चलो। C2 ये रहा 4, ये देखो ये रहा C2 4 - C1 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 2 - 1,
2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों में आंसर कितना कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। 4 माइनस 3 करने पे भी 1, 2 माइनस 1 करने पे भी 1, तो दोनों का आंसर 1 1 आ गया माइनस करके। पर C2 माइनस C1 करके लिखना किधर है, कहाँ पे लिखना है, C2 की जगह पे। तो C2 ये रहा, ये C2 था, यहाँ पे 2 4 लिखा था, पर इसकी जगह पे अब माइनस वाला आंसर 1 1, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 1। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे तो वही आएगा जो ऑलरेडी वहाँ पे था, यहाँ पे 1 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो था 1 और 3 था, तो यहाँ पे 1 और 3 ही आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना हार्ड वाली चीज़ तो है नहीं, इतना कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ तो है नहीं। C2 माइनस C1 किया, इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, और लिखना किधर था, C2 की जगह पे, तो C2 की जगह पे आंसर लिख दिया, ठीक है। और जहाँ पे आंसर नहीं लिखना था वो तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में था वही लिख दिया। समझ में आ रहा है, ये अपना दूसरा रूल था भाई, किसी भी 2 रो को ऐड कर दो, किसी भी 2 रो को माइनस कर दो, किसी भी 2 कॉलम को ऐड कर दो, किसी भी 2 कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है यार, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड अ कांस्टेंट नंबर विथ एनी रो और कॉलम। हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट नंबर उठा लें, कांस्टेंट नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर उठा लो, है ना, 0 मत उठाना क्योंकि मतलब नहीं होगा। कोई भी एक नंबर उठा लो 1 से लेके 9 के बीच में, और उसको किसी भी रो में जाके मल्टीप्लाई कर दो, उसको किसी भी कॉलम में जाके मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आया, कैसे कैसे कैसे, एग्जाम्पल दिखाओ। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स दिया हम लोगों को, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे लिख के दे दिया है। मैंने क्या किया, मैंने इधर लिख दिया 4R1। क्या लिख दिया मैंने, 4R1। 4R1 मतलब क्या कि यार जो रो 1 है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यार तुम लोग खुद ही सोचो, ये अपना एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो है, ये रो 1 ये रो 2, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये कॉलम 1 कॉलम 2। इतना तो मुझे समझाने की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार मैं समझा चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 4R1, 4 और R1 दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। साइन नहीं है मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो 4 मल्टीप्लाई करना है किसमें, R1 के अंदर। तो ढूंढो R1 किधर है, देखो ये रहा R1, ये दोनों R1 में है, तो उन दोनों में 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। समझ में आया। और बाकी इसमें तो कुछ R2 में मल्टीप्लाई करना तो लिखा नहीं था, तो उसको एज इट इज़ लिख दो, 3 और 4 को एज इट इज़ लिख दो। समझ में आया। ऐसे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है किसी भी रो में, किसी भी कॉलम के अंदर। समझ में आ रहा है। दिस वाज रूल नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 4, लास्ट रूल तुम्हारा। देखो जितने रूल मैं बता रहा हूँ ना, तुमको सुनने में लग रहे होंगे ये क्या फालतूगिरी सिखा रहे हैं, इसका करेंगे क्या, लेकिन ये नहीं आएगा ना तो फिर पूरा एक्सरसाइज नहीं आएगा। इधर देखो क्या लिखा है, वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। मतलब क्या, हम लोग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग एक साथ कर सकते हैं। जैसे पिछले 3 में हमने सीखा, एक में सीखा हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एक में सीखा हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी भी 2 रो को एक दूसरे के साथ, किसी भी 2 कॉलम को एक दूसरे के साथ। फिर देखिए किसी भी नंबर को लेके किसी भी कॉलम या रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये 3 हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखे। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यार ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ हो सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, उसी में प्लस भी कर रहा हूँ, उसी में माइनस, सब एक ही साथ कर दे रहा हूँ। कैसे, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देखोगे भेजे में सब घुस जाएगा। इधर देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है 1 2 3 4। देखो मैट्रिक्स की कमी थी मेरे पास, ज़्यादा मैं सोच नहीं पाया ना, वही मैट्रिक्स हर जगह डाल दिया। तो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा R2 माइनस 3R1। तुम लोग देख रहे हो इधर क्या हो रहा है, इधर पे देखो 3R1 मतलब R1 के अंदर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में R2 माइनस 3R1 हो रहा है, मतलब 2 रो को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट भी किया जा रहा है। 2 ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और ऐसा किया जा सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ऐसा किया जा सकता है। समझ में आया। तो ये करना है हम लोगों को, और जो आंसर आएगा वो किधर लिखना है, R2 की जगह पे। तो यार पहले तो देख तो ले R2 R1 है किधर। देखो ये एक रो है, ये एक रो है, ये और ये रो 1 ये रो 2, ये एक कॉलम ये एक कॉलम, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। ठीक है, इतना हम लोगों को पता है। ये 2 रो 2 कॉलम। समझ में आ गया। अब करना है कि अब देखो जरा ध्यान से, है ना, क्या करने के लिए बोला है, बोला यार R2 माइनस 3R1 करना है। R2 माइनस 3R1 मतलब R2 किधर है, R2 ये रहा माइनस, तो चलो ठीक है R2 ये रहा। R2 में 2 नंबर है, एक 3 भी लिखा हुआ है और एक 4 भी लिखा हुआ है। चलो लिखते हैं। फिर माइनस 3R1 करना है, माइनस दोनों में माइनस करना है। क्या करना है 3,
तो मैं भी लिख देता हूँ 3, है ना। और क्या लिखा है R1, R1 मतलब 3 के ऊपर R1, देखो R1 इधर है तो 3 के ऊपर R1 का क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 के ऊपर R1 का क्या था 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यही ऑपरेशन में दोनों के लिए परफॉर्म करा, R2 - 3 R1, R2 यानी 3 - 3 R1 यानी 1, खत्म। वहाँ पे भी वही R2 यानी 4 - 3 R1 यानी 2। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 3 - 3 1 जा 3, 3 - 3 कितना हो जाता है 0, 4 - 3 2 जा 6 -2 आ जाएगा। 0 और -2 आंसर है, समझ में आया। लेकिन आंसर लिखना किधर था R2 में, किधर लिखना था R2 में, तो R2 तो ये रहा, तो R2 ये यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 0 और -2, 0 और -2, ये R2 में मेरा आंसर आ गया। R1 में तो कुछ भी नहीं लिखना था, तो जो है वो 1 2 का 1 2, समझ में आया। और बस इतना ही था, ये भी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो दीज वर द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पता है थोड़ा स्टार्टिंग में इट सीम्स थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है देखने में कि यार क्या फालतूगिरी चल रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आएगा। और अभी क्या ही प्रैक्टिस करोगे, अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करा है। अब जब क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद तुम बैठ के प्रैक्टिस करना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मतलब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो दिया है, हमें सिर्फ वो अप्लाई करना है। तो वो तो हमें ऑलरेडी आता ही, हमने अभी भी सीखा ना, तो चलो ठीक है करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या करो मालूम है, पहले तो मैट्रिक्स लिख लो, है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लो जरा, क्या दिया हुआ है 3 ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा लिखने का नहीं, सिंपली मैट्रिक्स लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, खत्म करो। 3 -4 2 और 2 ये मेरे को दे दिया है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने को बोला है, R1 इंटरचेंज R2। मैंने बताया था साइन किसका, इंटरचेंज का, R1 इंटरचेंज R2। तो चलो ठीक है, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करो और आंसर लिखो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया है कि यार ये रो होता है, ये रो होता है, ये मेरा R1 होगा, ये मेरा R2 होगा, पता नहीं दोनों रो होंगे R1 और R2। इंटरचेंज मतलब 2 2 2 2। तो चलो ठीक है, 3 - 4 इधर आ जाएगा, अरे 2 2 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पता है इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वही वाला काम है इंटरचेंज। ये खत्म हो गया, चलो इधर पे आ जाओ, यही आंसर है, बस बस ज़्यादा सोचो मत, 1 मार्क्स के लिए क्या करोगे। और हाँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ R1 और R2, ये तुम्हें वहाँ नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुमको डायरेक्टली आंसर लिख के दिखाना है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखते चलो क्या दिया है, ये मैट्रिक्स दे दिया है 2 4 1 और -5 मैट्रिक्स दे दिया हम लोगों को। और फिर आगे क्या बोला, C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज करो C2 के साथ। तो यार C1 किधर है, तुम लोग खुद ही देखो, ये रहा C1, ये रहा C2, कॉलम 1 कॉलम 2, इंटरचेंज मतलब ऐसे ऐसे, है ना, इसकी टोपी उसके सर। तो चलो इसकी टोपी उसके सर करना कौन सी बड़ी बात है। ये कॉलम 2 इसको इधर लिख दो 4 और -5, ये कॉलम 1 को उधर लिख दो 2 और 1, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ना 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 ना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का भी थर्ड बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी थर्ड बाकी है। देखो क्या दिया है, इसमें भी एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो फटाफट मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1, ओके 1 3 1 -1 1 3, ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया है। और देखो इसमें ना 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने को दिया है, एक ये और एक ये। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे। पहला क्या लिखा है 3R2, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 3R2। चलो 3R2 में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर मैं ऐसे यहाँ के करके लिख दूंगा। देखो 3R2 का मतलब क्या होता है यार, जो रो 2 है, सेकेंड रो है, उसको मैं 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो यार मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना। तुम्हें एक अच्छी आदत बताता हूँ मैं, पता है क्या अच्छी आदत क्या होती है, कि जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिस रो में या फिर जिस कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको सबसे लास्ट लिखने का। जिनमें नहीं करना है उनको पहले लिख के रख लो, क्योंकि उनमें कुछ करना ही नहीं ना। जब उनमें कुछ करना ही नहीं तो उनको लिख लिख के रख लो, समझ में आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे R1 जो है, इसमें देखो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किसमें R2 में करना है, तो ये जो R1 है ये सब तो एज इट इज आने वाला है, तो इसको लिख लो 3 1 -1 खत्म। R3 को एज इट इज ले लो -1 1 3,
इनको पहले से लिख के रख लो क्योंकि इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो R2 ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, हो गया खत्म। आसान था, ये हो गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन यार, इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, क्या दिया है, C2 के अंदर C2 माइनस 4C1 करना है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C2 के अंदर C2 माइनस 4C1 करना है। अब देखो तुम लोग खुद ही समझो, पहले C किधर है, देखो ये रहा कॉलम कॉलम कॉलम, ये C1 ये C2 ये C3, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, खत्म हो गया। अब देखो जितने भी चेंजेस करने हैं वो लास्ट में लिखने किधर है, C2 के अंदर। मैंने बोला था इसके अंदर लिखा जाता है, तो C2 के अंदर। मैंने क्या बोला, जिसके अंदर चेंज करना है उसको लास्ट में उतारो, पहले जिनके अंदर चेंज नहीं करना वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होने वाले ना, वो लिख के रख लो। तो C2 मत लिखो क्योंकि इसमें चेंज होगा, इसको मत लिखो, ये लिख लो, C1 लिख के रख लो, 3 3 -1, ये C3 लिख के रख लो, -1 3 और 3। इसको क्यों नहीं लिखा C2 को, क्योंकि C2 में ही तो चेंज करना था। क्या चेंज करना है, C2 माइनस 4C1, तो करो, तो चलो करते हैं, C2 माइनस 4C1 करते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला लिखो यहाँ पे जरा, C2 माइनस 4C1 और अप्लाई करते हैं। C2 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, 1 भी है, 9 भी है, 1 भी है, तो तीनों में फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सीधी बात आंसर भी तो 3 3 चाहिए। तो C2 की जगह पर पहली बार क्या आ जाएगा, 1, तो C2 की जगह क्या आ गया, 1 -4, और C1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 के बाजू में C1 के लिए क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -11, तो यहाँ पर आ गया -11, खत्म हो गया। फिर दूसरा कैलकुलेशन, अब C2 में मैं ले लूँगा दूसरा एलिमेंट यानी कि 9, -4 C1 9 के बाजू में C1 में क्या है, 3 है, तो 3, 9 माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, आंसर आ जाएगा -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, C2 यानी कि तीसरा एलिमेंट बचा 1 -4 C1 में क्या है, -1 है, यहाँ पर आ जाएगा -1, ये 1 तो ठीक है। इन दोनों को देखो, 4 1 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो +4, 1 + 4 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, खत्म। तो इधर पे कितना आ जाएगा, 5, ईजी है, और बस सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो गया। ये सब कैलकुलेशन तो अब तुम लोगों को ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ में आया तुम लोगों को, और बस आंसर आ गया। 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने को दिया था मैंने, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे क्या कर दिया, आंसर मेरा लिख दिया। तुम लोग वापस से खबरदार, जो तुमने ऐसा R1 R2 R3 C1 C2 C3 लिखा, तो ये नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा गला वैसे थोड़ा ख़राब है, तुम लोग को बार बार अलग अलग आवाज़ आ रही होगी मेरी, कभी कड़क कभी नरम, ठीक है, कभी गरम गरम, ठीक है। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ्लो था उसमें लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ना दूसरा टॉपिक चालू हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वापस आएगा पर बाद में आएगा, है ना। तो अभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्या है, लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया है, इनटू एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या दे दिया, बोला कि यार ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि यार अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर भी तुम्हें मैं बताता हूँ कि ऐसी एक मैट्रिक्स होगी जिसमें इधर पे कोई भी नंबर हो चल जाएगा, इधर पे कोई भी नंबर हो चल जाएगा, कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, पर यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। देखो ऐसा, इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये जो ऊपर का ट्राइंगल देखो ना, देखो मैं बताता हूँ क्यों इसको अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। ये जो ऊपर का ट्राइंगल बन रहा है ये, अरे यार कोई दूसरा मार्कर लो, ये जो ऊपर का ट्राइंगल बन रहा है ये इतना पार्ट, यहाँ पे कोई भी नंबर हो चल जाएगा। इधर जिधर जिधर मैंने देखो डॉट बनाया ना, बड़ा बड़ा सा डॉट, वहाँ पे कोई भी नंबर चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नीचे का 1 2 3 ये तीनों होने चाहिए 0 0 0, समझ में आया। तब जाके उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स को कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट करना है कि ये तीनों 0 बन जाए। कौन तीनों 0 बन जाए भाई, कौन तीनों 0 बन जाए, किन तीनों को 0 बनाना चाहते हैं हम लोग,
ये और ये तीनों जीरो बन जाने चाहिए। देखो ना, तीनों जीरो बनेंगे तभी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ना। और कैसे बनाएंगे जीरो हम लोग, अपनी मर्जी से ऐसे ही? नहीं 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 नहीं, यूजिंग सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करके जीरो बनाना अपने को? यूजिंग सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ रो में, हम लोग कॉलम का यूज़ नहीं कर सकते। देखो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे कहीं पर भी हो सकता है, रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, पर इसने लिख दिया सिर्फ रो में करना ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें बोलोगे यार कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन क्या बोल रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। इन तीनों को जीरो बना दो, सिर्फ रो में ट्रांसफॉर्मेशन करो। देखो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, ये सब किए, इन सब में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था पहले से क्वेश्चन में दिया था, हम लोग सिर्फ अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ हमें अपना दिमाग लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, खुद से ट्रांसफॉर्मेशन करने और इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना है कि इधर जीरो आ जाए, इधर जीरो आ जाए, इधर जीरो आ जाए, ताकि वो मैट्रिक्स क्या बन जाए? अपर ट्राइंगुलर। और वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए? रो में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे मालूम है? लेट उस मैट्रिक्स को एक नाम दे दो। तो उस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। अभी यही तो नाम देते हैं हम लोग। तो ए मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? 1 है, -1 है और 2 है। 2 1 3 है, 3 2 4 है, ख़त्म। ये हम लोगों को दे दिया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या 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 करना है? ज़ीरो बनाना ना, ध्यान देना किसको किसको ज़ीरो बनाना है, वो अपने टारगेट में होना चाहिए। इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं पता है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो ये 2 है, इसकी देखो सबको छोड़ो, मैं बोलता हूँ ना अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, इस पर पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं। कैसे ज़ीरो बनाएंगे इसको? ये क्या है? अभी 2 है। 2 को ज़ीरो बनाने का एक तरीका होता है, देखो 2 है, 2 को ज़ीरो बनाने का एक तरीका है कि इसमें से -2 कर दो। जैसे इसमें से -2 कर देंगे ज़ीरो बन जाएगा, है ना। 2 को अगर ज़ीरो बनाना है तो 2 में से क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन 2 में से -2 कैसे करूँ? अगर मैं इस रो को इस रो में माइनस करूँगा तो उधर तो 1 ही है, इस रो को इस रो में से माइनस करूँगा तो इधर तो 3 है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ जो तुम लोगों को समझने की कोशिश करनी है, ताकि तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन खुद से भी कर पाओ। पता है क्या? मैं ऐसा लिख रहा हूँ, R2 - 2R1। क्या लिखा मैंने? R2 - 2R1। R2 में से 2R1 को माइनस करो। देखो ये R2 है। R2 मतलब क्या? देखो मैं तुम लोग को रो पहले दिखा दूँ, तुम लोग को अगर रो नहीं याद है मैं बता दूँ। ये R1 है अपना, ये R2 है और ये R3 है। देखो ये R1 है, R2 है, R3। तो मैंने क्या बोला? R2 मतलब मेरा मतलब है 2 - 2R1, तो 2 ठीक है। R1 इसके करस्पॉन्डिंग में R1 का कौन सा एलिमेंट है? 1 है। 2 - 2 1 सा कितना हो जाएगा? 2, और 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? अगर हम लोग ऐसा करते हैं R2 - 2R1 तो 2 माइनस ये भी 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग 0 लेके आ सकते हैं। समझा तुम लोगों को? ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करके 0 लेकर आ सकते हैं। और ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका आंसर किधर लिखा जाएगा? 0 किधर चाहिए? इधर ही चाहिए। ये किधर है? R2 में, तो आंसर भी किधर लिखा जाएगा? R2 के अंदर। समझ में आया? हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर से निकल जाए कि यार क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। धीरे धीरे समझता है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले फिलहाल ये जो मैंने लिखा ना इसको करके देखते हैं कि देखो एक काम हुआ क्या अपना, जो हम लोग 0 बनाने की कोशिश करें तो बना क्या, देखते हैं। चलो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना दिया मैट्रिक्स। चलो, अच्छा मैंने तुम लोग को बताया था चेंजेस कहाँ होने वाला है? सिर्फ R2 में। तो बाकी सब पहले कॉपी पेस्ट करो। इधर R2 में चेंज होने वाला है, इसको मत करो। R1 को कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि इधर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। R3 को कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि इधर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज सिर्फ किधर होगा? R2 के अंदर। अब R2 के अंदर होने के लिए R2 - 2R1 ना, यहाँ पे बाजू में कैलकुलेशन करते हैं। R2 - 2R1 की कैलकुलेशन बाजू में करते हैं। ठीक है, R2 ये रहा R2, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 2 है। तो 2 - 2R1, 2 के करस्पॉन्डिंग में R1 का कौन सा एलिमेंट है? 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2 - 2 1 सा कितना हो जाता है? 2। दोनों कटाएंगे कितना आ जाएगा? आंसर 0। खत्म। इसका मतलब इधर क्या आने वाला है? 0। अब दूसरा एलिमेंट के साथ R2 मतलब यहाँ पे दूसरा कौन सा है? 1 है। -2R1 इसके करस्पॉन्डिंग में R1 में क्या है? -1 है, तो इधर आ जाएगा -1। चलो ये 1 तो 1 ही रहने वाला है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 2 1 सा 2 माइनस माइनस प्लस, तो +2, 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। तो इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3
R2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 माइनस 2 R1, करस्पॉन्डिंग में R1 का कौन सा एलिमेंट है 2 है, तो 2, तो 3 माइनस 2 से कितना होता है 4 होता है, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। ईजी है, हो गया ख़त्म। हमने ये वाला फॉर्मूला लिखे और सब में अप्लाई किए तो 2 माइनस 2 0 और बाकी इधर कुछ आया। पता है हम लोगों ने करके फ़ायदा क्या हुआ, मैंने क्या बोला अपने को 1 2 3 इन तीनों को 0 बनाना है। इधर पे जो चेंज हुआ उससे मेरे को लेना देना ही नहीं, मेरा मतलब सिर्फ था ये 0 बना के हाँ ये 0 बन गए। अब मेरी बारी है इन दोनों को भी 0 बनाना है, तो अब इन दोनों के ऊपर चलते, इन दोनों को कैसे 0 बनाया जाए। अब ना किसी एक पे टारगेट डालते कि यार इसको अब 0 बनाना मेरे को, मैं सोच रहा हूँ ना अब ना पहले ना हम लोग बनाते हैं इसको 0 बनाते हैं, इस 3 को 0 बनाते हैं। कैसे 0 बनाएंगे, सेम यही वाला टेक्टिक यूज़ करके। इस बार हम लोग करेंगे पहली बात ये कौन से रो में, थर्ड रो में, तो R3 के अंदर चेंजेस करेंगे, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 या R3 माइनस 3R1, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसा उधर की है सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट आंसर लिखते हैं, पर क्या क्या आंसर आएगा लिखते फटाफट। चेंजेस क्या होने वाले R3 में ना, तो R3 को एज इट इज छोड़ो, ऊपर R3 को भी छोड़ दो, वो जो ऊपर R1 R2 उसको लिख लो, R1 को लिख लो क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा है, R2 को लिख लो क्योंकि इसमें चेंज नहीं होने वाला है, R3 में चेंजेस होंगे, R3 मतलब 3 माइनस 3R1, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 का क्या एलिमेंट है 1 है, तो 3 माइनस 3 1 जा 3 हो जाता है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ईजी। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे R3 में क्या है 2 है, माइनस 3, R1 के लिए क्या है -1 है, ठीक है, तो 2 तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 + 3 कितना होता है 5, तो इधर कितना आ जाएगा 5, ईजी, कोई हार्ड है नहीं। उसके बाद देखो 4, R3 में क्या लिखा है 4, तो 4 माइनस 3, R1 में क्या लिखा है इसके करस्पॉन्डिंग में 2 लिखा हुआ है, तो 2, तो 4 माइनस 3 2 6 होता है, तो -2 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और 0 मिल गया अपने को। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, अपने को क्या मिल गया एक और 0, ये देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फाइनल एक एलिमेंट को 0 बनाना बाकी है, कौन सा एलिमेंट मालूम है, ये 5 को बस अब अपने को 0 बनाना, बाकी सब ऑलरेडी 0 बन चुके हैं, इसको 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे इसको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 5 को इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इस 5 को उस 5 के साथ ऐड कर दूँ तो 0 बन जाएगा, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, मालूम है क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इसके साथ जो जोड़ने घटाने जाऊँगा तो ये तो जोड़ घटा के 0 बन जाएगा, लेकिन ये 0 1 के साथ प्लस माइनस होके कुछ और ही बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये 5 में अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये -5 हो जाए, इन दोनों को प्लस कर दूँ, ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये जो ऑलरेडी 0 बन चुका है ये तो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 0 तो कुछ और ही बन जाएगा, नहीं चलेगा, ये मेरे को चेंज नहीं होना चाहिए। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो वो इन दोनों रो के बीच में हो, R2 और R3 के बीच में हो। पता है क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों मिलके इस 5 की जगह पे 0 लेके आते हैं तो इन दोनों मिलके एक दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, ये दोनों मिलके एक दूसरे को चेंज करने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो ये दोनों 0 के 0 ही रहेंगे। यहाँ पर इसको भी 0 बना दूंगा, ये भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या दिक्कत हो जाती है मालूम है, दिक्कत ये हो जाती है कि इसको 0 बनाने के चक्कर में जब मैं इसके पास जाऊँगा ये तो 0 बन जाएगा, ये जो 0 हट जाएगा इसकी जगह कुछ और आ जाएगा जो कि नहीं चाहिए, इसलिए इसको इसके साथ कुछ मेल जोल करवाऊंगा, क्योंकि दोनों ही 0 है, ये दोनों एक दूसरे को बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 है ना और ये 3 है, 3 और 5 के टेबल में कॉमन नंबर क्या आता है 15, 3 5 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है। तो एक काम करते हैं, ये R3 है ना, R3 में क्या लिखा है 5, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। ये R2 है ना, R2 देखो ये R2 है ना, इसमें लिखा है 3 5 जा 15 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, इन दोनों को कर देते हैं माइनस, हो गया 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15, दोनों को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 15 0, और आंसर कितना लिखा जाएगा R3 के अंदर। R3 में सारा आंसर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो चलो अब फटाफट आंसर लिखते देखते क्या हुआ, ठीक है। मे भी हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा लगे यार क्या चल रहा है, बस मैंने क्या बोला, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था, पर धीरे धीरे आता है, सबको आता है समझ में ना।
अब देखो चेंजेस R3 में करना है ना, तो R3 को छोड़ के पहले बाकी सब कॉपी पेस्ट कर लो। R1 को कॉपी पेस्ट क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। R2 को कॉपी पेस्ट क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसमें चेंज कर रहे हैं ना, देखो क्या चेंज कर रहे हैं R3 में, 3R3 का पहला एलिमेंट क्या है 0, -5R2 तो 5R2 में भी इधर क्या है 0, 3 0 0 -5 0 0 मिला जुला के इधर क्या आने वाला 0। देखो यही रीज़न था कि मैं इन दोनों के साथ जाना चाहता था, ये अभी भी 0 है, इधर लेके जाता ना वो बदल गया होता, अब तक कुछ और आ जाता वहाँ पे। अब देखो 3 तो 3 R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है 5 है, -5R2 का एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3 5 15 -5 3 15 कट करके कितना आ जाएगा 0, तो इधर भी क्या आ गया 0। ये तो हम लोग चाहते थे वहाँ पे भी 0 आ गया 0 वहाँ पे। फिर लास्ट में ये क्या है 3 तो 3R3 का एलिमेंट क्या है -2 है, -5R2 में क्या है -1 है। मल्टीप्लाई करो 3 × -2 -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, तो -6 + 5 कितना हो जाता है -1 हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा -1। और बस इसी के साथ ये तीनों एलिमेंट 0 बन गए, 1 2 3 ये पूरा 0 बन गया, और ये बन गया एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? दिस वाज द क्वेश्चन यही दिया था अपने को कि कुछ भी करो इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना दो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये तीनों 0 बनाने थे, तो मैंने सब कुछ चेंजेस करके क्या कर दिया, इन तीनों को 0 बना दिया। बाकी ऊपर कौन से नंबर है कौन से नहीं उससे अपने को मतलब नहीं है। समझ में आया? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।